नमस्कार दोस्तों, अनूप हिस्ट्री जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 6 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिए। इसमें प्रश्नों को सॉल्व कराते समय ऐसे आपको बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आधारी बीज पैदा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रजनक बीज से। आधारी बीज जो है प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है। बात करें नाभिकीय बीज, तो नाभिकीय बीज से जो है प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज से प्रजनक जो है बीज तैयार किया जाता है। और जिसके साथ ही इस बीज तैयार करते समय जो है इसके आनुवंशिक एवं जो है गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आधारी बीज का जो है उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है, नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज का किया जाता है और फिर जो है आधारी बीज से प्रमाणित बीज का जो है उत्पादन किया जाता है। जो कृषक को जो फसल उत्पादन हेतु बेचे जाने वाली बीज होती है वह प्रमाणित बीज होती है, यानी जो कृषक खरीदते हैं बीज उत्पादन के लिए वह प्रमाणित बीज होती है। और इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो टैग लगाती है गवर्नमेंट जो बीजों पे, तो प्रजनक बीज पे जो होता है वह सुनहरा पीला यानी गोल्डन रंग का टैग होता है और आधारी बीज का जो टैग होता है वह सफ़ेद रंग का होता है और प्रमाणित बीज का टैग जो होता है वह नीला रंग का होता है। यह भी पूछ सकता है किस टैग का होता है, तो प्रमाणित बीज नीला और प्रजनक बीज जो है गोल्डन और आधारी बीज जो होता है वह सफ़ेद। तो यहाँ ध्यान रखना है, नाभिकीय बीज से जो है प्रजनक बीज, प्रजनक बीज से आधारी बीज, आधारी बीज से प्रमाणित बीज। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तो भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो है अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तथा एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है मॉरिस जोन्स ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और इसके अलावा जो आइवर जेनिंग्स थे उन्होंने भारतीय संघ को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है, ये भी याद रखना है। प्रश्न ये भी जब ये पूछा है तो इसको भी पूछ सकता है। आइवर जेनिंग्स ने मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघ व्यवस्था माना है। ग्रेनविल ऑस्टिन सहकारी संघ व्यवस्था, मॉरिस जोन्स सौदेबाजी का संघ और आइवर जेनिंग्स मजबूत केंद्र वाला संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित समितियाँ दी गई हैं, उनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो राव समिति जो थी GV.K. राव समिति वह 1985 में गठित की गई थी, जबकि LM सिंघवी समिति 1986 में। BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में और अशोक मेहता समिति 1977 में। यानी पहले नंबर पर है 3, फिर 4,
फिर 1, फिर 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। तो जारवा आदिवासी जो जारवा होते हैं, जनजाति होती है, वहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जारवा जनजाति को गृह मंत्रालय द्वारा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PBT पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में जो है शामिल किया गया है जारवा को। और बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य जनजातियों की, तो जारवा के अलावा ओंगे और सोमपेन, सेंटिलीज और ग्रेट अंडमानीज आदि जो हैं अंडमान की अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वह है एंडीज। दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे 7 देशों में फैली हुई है, 7 कंट्री में। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ जो है 6,962 मीटर है और यह अर्जेंटीना में स्थित है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा नहीं पाया जाता है? प्रश्न पूछा हुआ है। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और पंपास अर्जेंटीना में। बेल जो है दक्षिण अफ्रीका में। और प्रेरी जो है अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा में, अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे जो है यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है प्रेरी वाला, बाकी डाउन्स, पंपाज और बेल्ट ये तीनों दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश। सबनकाया इटली, यही गलत है। सबनकाया ज्वालामुखी जो है वह पेरू में है। कोलिमा मेक्सिको में है। मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट एसामा जापान में है। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। माउंट एसामा ज्वालामुखी जापान में, मेरापी इंडोनेशिया में, कोलिमा मेक्सिको में और सबनकाया पेरू में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध, तो जो चालक होते हैं वह ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ जो होते हैं उनका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जब किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है, उसका ताप बढ़ाया जाता है, तो उसका विद्युत प्रतिरोध घटता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे और अर्धचालक के उदाहरण में कौन से हैं? सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम, ठीक है। और अर्धचालक पदार्थों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध जो है घटता है, विद्युत प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? तो आरा मक्खी से प्रभावित होने वाली जो फसल है वह है सरसों राई, पीली वाली जो सरसों होती है वह आरा मक्खी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इस कीट की जो है सूंडियाँ काले स्लेटी रंग की होती हैं, जो पत्तियों के किनारों से अथवा पत्तियों में जो है छेद कर तेज़ी से खा जाती हैं। और जब इनका प्रकोप ज़्यादा तेज होता है आरा मक्खियों का, तो जो पौधे होती हैं उनके पूरे के पूरे पत्ते साफ कर देते हैं और पौधे जो होती हैं वो पत्ती विहीन हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक में सबसे लाभप्रद होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
नील हरी शैवालों का प्रयोग जो है जैविक उर्वरक के रूप में धान में किया जाता है। इसका जो है पहले के प्रश्न में हम उदाहरण भी बता चुके हैं, एनाबीना नॉस्टक। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए किसका, निम्नलिखित में से किसका छिड़काव किया जाता है? तो धान में सफेदा रंग की रोकथाम के लिए फेरस सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकिल और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में कार्बन किसी में नहीं है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टील जो है अपने जंग या संरक्षण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, और जो स्टेनलेस स्टील की जंग या संरक्षण प्रतिरोध होता है वह क्रोमियम की मात्रा बढ़ने के साथ जो है बढ़ता जाता है। यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि क्रोमियम की मात्रा जितनी बढ़ेगी स्टील में जंगरोधी जो क्षमता होती है वह बढ़ती जाती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अब यहाँ ऑप्शन में जो सबसे करीब है वह है ऑप्शन सी, 8 मिनट। 1756 में फुल्टा शब्द जो है किस संदर्भ में आया था? तो फुल्टा जो है एक टापू का नाम था जो कलकत्ता से लगभग 20 मील की दूरी पे था। 1756 में जब सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किया गया तो ब्रिटिश सेना जो थी वह जो है फुल्टा टापू पर ही शरण लेने के लिए मजबूर हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक टापू का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में सेना को भेजी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने ही जो है 1758 में पटना में एक दरबार आयोजित किया था और राजा राम नारायण को बिहार का गवर्नर घोषित किया था। लेकिन बाद में जो है राजा राम नारायण विद्रोह कर देता है, जिसके बाद जो है मेजर आयरकूट जो थे उनकी अध्यक्षता में सेना क्लाइव के द्वारा भेजी जाती है उस विद्रोह को दमन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने चुना था? तो अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को चुना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ईश्वरदास नागर ने फुतुहात आलमगीरी की रचना भी की थी। फुतुहात आलमगीरी की रचना की थी, उसी में जो है फुतुहात आलमगीरी में जो है औरंगजेब के विजयों को लिपिबद्ध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया था? तो जो वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 है वह किस के जो वह समय उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिटन के समय में जो है वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 आया था। और इसे जो है उस समय भारतीय परिषद के एक सदस्य थे सर अरस्काइन पेरी। इन्होंने जो है इसे विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बतलाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात, यह भी याद रखिएगा, आकाश से वज्रपात, यह जो है एस.एन. बनर्जी ने इसको संज्ञा दी थी वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को। नेक्स्ट प्रश्न है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान का जो है वह कठोपनिषद में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है नचिकेता आख्यान में यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न के संरक्षण पर काम करती है? तो निर्भर करती है द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखी संवेग, कोणीय संवेग। तो जेट इंजन की कार्यप्रणाली जो होती है वह रेखी संवेग के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। तो ग्रहों की गति के नियम को जो है केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री तथा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण फैलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री तथा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, इन दोनों जीवाणु हैं मुख्यतः, इन्हीं की वजह से जो होता है कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का अंतिम क्वेश्चन, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो कमेंट करना है, जो भी आपकी समस्या है या कुछ सुझाव है, तो उसके लिए जो है कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।